अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शम्स जवेद। आप देख रहे हैं माई स्टोरी। मैं इस वक्त मौजूद हूं जापान के शहर टोक्यो के अंदर। आप हैरान हो रहे होंगे कि माई स्टोरी के साथ डॉक्टर शम्स जापान में क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको मिलाने जा रहा हूं पाकिस्तान के एक ऐसे शहरी से, अपने शहर सियालकोट के एक ऐसे शहरी से जिन्होंने छोटी उम्र में जापान का सफ़र किया और बड़े थोड़े अरसे में एक नाम पैदा किया और एक कामयाब कारोबारी शख्सियत के तौर पर ऊपर के सामने आए हैं। उसके अलावा उनका सियासत में नाम है, सोशल वर्क में नाम है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सबसे पहले उनसे मुलाकात कराता हूँ, फिर उनसे बातचीत हम जारी रखेंगे और आप जानते रहेंगे कि उन्होंने जापान में आके कैसे कामयाबी हासिल की। लेकिन उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और लाइक कीजिए। आप देख सकते हैं ये चौथा या पांचवा प्रोग्राम होगा जो हमने पाकिस्तान से निकल के जापान में शूट किया। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी मौजूद हैं उनके इंटरव्यू देखने को मिलेंगे। आप भी अगर किसी शख्सियत के मतलब जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक छोड़ दिया, वहाँ पे भी आप अपना नाम तो दे सकते हैं। उसके अलावा मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आप किस शख्सियत को जानना चाहते हैं, किसकी स्टोरी देखना चाहते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून के सदर हैं यहाँ पे जापान में और सोशल वर्कर हैं, बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। आइए मुलाकात करते हैं उनसे। हाफिज़ शम्स जापानी, अस्सलाम वालेकुम साहब। कैसे हैं आप? वेलकम टू जापान का। बहुत शुक्रिया। मैं जापान में स्पेशली आपके इंटरव्यू के लिए आया हूँ और चूँकि हमारे पास दोस्तों की बहुत सी फरमाइश थी कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं उनको दिखाया जाए कि वो पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं। तो आप पाकिस्तान से जब निकले और जापान में आए और यहाँ पे अपने कारोबार बड़ा अच्छा माशा सजा लिया। अब मुझे बताइए, क्या आज अब मैं आप जो आखिरी सवाल है वो पहले कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने अलग से इंटरव्यू रखा है, क्या आप अपनी सारे सफ़र से मुतमिन हैं? क्या आप समझते हैं कि आपने जो पाना था वो पा लिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। आप तशरीफ़ लाए जापान, आपको वेलकम करते हैं और आपकी टीम को भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्र हूँ। अल्लाह के रब्बुल ज़ात का बहुत मशकूर हूँ कि उसके वालिदैन की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना कारोबार किया, लेकिन साथ मैंने यहाँ दीन इस्लाम के लिए काम किया, मसाजिदें भी बनाई हैं, कम्यूनिटी के लिए, पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए भी काम किया है, सोशल काम भी किए हैं। इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी से मुतमिन। अल्लाह रब्बुल ने अच्छी एक बीवी अता की, बच्चे अता किए और उस चीज़ से अल्लाह रब्बुल ने माला माल किया है जो इंसान चाहता है। और मैं अपने वालिदैन की दुआओं से अल्लाह रब्बुल ने सब कुछ मुझे अता किया है और मैं अपनी ज़िंदगी से मुतमिन हूँ। जी, बड़ा अच्छा आपने एक पूरी डिटेल के साथ बता दिया कि आप अपने वालिदैन की दुआओं से आपको अल्लाह ताला ने सब नेमतें दे दी, औलाद की नेमत, बीवी की नेमत। लेकिन उसके बावजूद इंसान कभी कभी सोचता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ कमी रह गई है। क्या आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी अभी बाकी है? देखिए जी, कमी हमेशा जो प्रदेश में रहने वाले हैं हमेशा हम सब प्रदेशी अपने मुल्क के जो प्रदेश में रहते हैं उनको पता होता है कि अपने देश का क्या मोहब्बत, मिट्टी से क्या मोहब्बत होती है। और हम बाहर में जो पुराने हो जाते हैं हम कहते हैं यार कि अपने मुल्क में काम करो, लेकिन वहाँ के रहने वाले लोग नहीं मानते कि खुद वहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन जहाँ जो पूरी ओवरसीज़ में जहाँ जहाँ लोग रहते हैं उनको पता है कि जब 20 साल या अपना मुल्क, अपना देश, जिस तरह आप अपने पाकिस्तान में लेकिन अपने कराची चले जाएँ, अब वापस अपने शहर में जाए, सुकून आता है, मज़ा आता है। इसी तरह प्रदेश में भी यही हाल है आपका। आप यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको जो मोहब्बत, सुकून है वो अपने मुल्क में मिलता है। और मेरे भी ये जो आखिरी ख्वाहिश यही है कि अपने मुल्क में अपने बच्चों के साथ जाके मैं बाकी ज़िंदगी गुजारूँ। ये बड़ी अच्छी आपकी ख्वाहिश है कि इंसान को कमाने के लिए बाहर जाता है और कमाता है, फिर उसकी ख्वाहिश होती है कि अपनी धरती में जाए और आपका वतन से प्यार किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन जापान में रहते हुए आप वतन के लिए क्या कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ की ऐसी कौन सी एक्टिविटी हैं जिसकी वजह से समझते हैं आपके पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पूरी पाकिस्तानी कम्यूनिटी भी जानती है। पाकिस्तान का 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो या कोई ऐसे प्रोग्राम हो, बच्चों को पाकिस्तान के मतलब बताना हो, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जापान इसके लिए आपको गवाही देगा कि बच्चों के जो भी प्रोग्राम है, बच्चों को हमने ऐसे प्रोग्राम शुरू किए जिसमें अपने वतन का पता लगा लोगों को, अपने तराने, कौमी तराने का, बच्चों को कौमी तराने नहीं आते थे, अस्सलाम वालेकुम नहीं आता, जिस हमने प्रोग्राम करने के बाद नीलामगर जैसे प्रोग्राम किए बच्चों के लिए। जब भी हम यहाँ पे मौजूद हैं ओदाबा में, ये बड़ा एक खूबसूरत इलाका है जापान का। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ शम्स साहब। उनके बचपन की बातें रह गई थी थोड़ी, वो पूछते हैं उनसे। जापान में आकर तो उन्होंने अपनी जवानी गुजारी, लेकिन बचपन सियालकोट में गुजरा था। मैं चाहूँगा जापान के अंदर रहते हुए अपने सियालकोट की यादों को ताज़ा करें। क्या साहब मुझे बताइए कि बचपन में आप कैसे थे, शरारती थे या बड़े सादे से बच्चे थे? ये बहुत शरारती था जनाब। मैं तो क्या नाम है, वालिदैन बताते हैं, ज़्यादा याद तो नहीं रहा कि क्या नाम है। 7 वाले घर से भी दूध, अभी तो मैं दूध नहीं पीता, लेकिन उसको कहते 7 वाले घर से ऊपर मलाई नहीं लगती, वो मलाई चुरा के मैं ले जाता था। ठीक, यानी आपकी जो बचपन की जो आदत है चीज़ें चुरा के खाने की, क्या अभी तक वो कायम है? नहीं, ऐसी नहीं। अभी तो बंदा जब समझदार होता है ऐसी चीज़ें, लेकिन वो जो मज़ा चुरा के खाने का वो अपना डिफरेंट मज़ा है। क्या नाम, आपने बचपन की एक याद बता दी कि दूध में से मलाई चुरा के खाते थे। तो पढ़ाई की अगर बात मैं करूं तो पढ़ाई में कौन सा मजमून अच्छा लगता था और किस मजमून से पढ़ाई होती थी आपकी? मेरी मजमून में पढ़ाई ज़्यादा फिज़िक्स केमिस्ट्री में होती थी। तो क्या नाम, फिज़िक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ाई थी। मैथ मुझे
हमेशा नंबर अच्छे आते थे। तो पढ़ाई के दौरान ही आपको पता है मैं एफएससी कर रहा था और जापान चला आया कर। तो कोई एक मजमून ऐसा तो होगा ना जिसमें अगर आपकी पिटाई भी हुई हो, किसी टीचर ने मारा हो या घर से मारा हो किसी ने, या ट्यूशन के टीचर ने मारा। मैं वो जानना चाहता हूँ कि हाफिज़ साहब आज माशाल्लाह कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि बिजनेसमैन के तौर पे, लेकिन बचपन में कौन सा मजमून था जिससे मार पड़ती थी? मैं इंग्लिश के मजमून से भी मार पड़ती थी जनाब, उसमें भी कमज़ोर थी ज़रा। और जब ज़्यादा ऊपर आए क्या नाम है फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा क्या नाम कमज़ोर था, उस पर भी पढ़ती रही है क्या नाम। लेकिन मैं तैयब पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ और क्या नाम है उसके अलावा इस्लामी स्कूल, तो वहाँ पे एजुकेशन मैंने क्या नाम है मेरे अच्छे नंबरों में मैंने जो है मैट्रिक पास की हुई है, मेरा रिकॉर्ड है वहाँ पे पहले नंबर पे स्कूल। बचपन की बातें कर रहे हैं तो कुछ बचपन के दोस्त याद आते हैं। यहाँ 20-22 साल से अब जापान के अंदर रह रहे हैं तो पुराने दोस्त तो याद आते होंगे, तो कौन से ऐसे दोस्त हैं जिनको मिलने को दिल करता है फिर से? मेरे जो पुराने दोस्त हैं अभी भी मेरा उनसे रब्ता है और मैं जब जाता हूँ अक्सर मेरे साथ ही होते हैं। एक दोस्त को तो मैंने जापान बना लिया, वो यहाँ पे सेटल है वो पे, और जो बचपन का साथी था। और बाकी हाफिज़ शहबाज़ हैं, महमूद भट्ट हैं और एक दो दोस्त हैं जो वो क्या नाम है वहाँ पे मुलाकात होती है। हमेशा जब जाता मेरे साथ ही होते, मैं बचपन के दोस्त छोड़े नहीं है मैंने। हाफिज़ साहब मुझे ये बताइए कि जब आप जापान आए तो क्या हालात थे और किन हालात में यहाँ पे यार कैसे अपने यहाँ से ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया? मैं जी जब जापान से आने से पहले मेरे कोई शौक़ तो नहीं था जापान आने का या किसी और किसी मुल्क जाने का। मेरा वहाँ पे असल में अंजुमन तुलबा इस्लाम से तल्लुक़ था, स्टूडेंट यूनियन से। तो कुछ क्या ऐसे मामलात हो गए जिसकी वजह से मैं किसी ममालिक में जाने का सीन बना ऐसे कि बाहर चले जाएं। तो जिसमें मैंने अपने वालिद साहब ने पूछा किस मुल्क जाना चाहते हो, जापान, जर्मनी, सऊदीया। तो मैंने कहा भाई जापान भेज दे। तो उस वक्त मैं आज से 22 साल अब 21 साल हुए, 21 साल पहले जापान आया था। अच्छा, तो आपका एक सियासी भी तल्लक है कि पार्टी के साथ, और आपकी पार्टी के जो लीडर हैं वो इस वक्त कोर्ट लखपत जेल में हैं। पता नहीं जब तक ये इंटरव्यू आपका आने जाए वो घर ना आ चुके हों, लेकिन आज की तारीख में वो कोर्ट पर लखपत जेल में है और आप उनके बड़े दीवाने हैं। मेरा इशारा मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ है, तो वो तो जेल में है और आप यहाँ जापान में मौजे कर रहे हैं, ये क्या वजह है? नहीं जी, मौजे नहीं कर रहे। जब वो उन्होंने लंदन से स्टेप उठाया था पाकिस्तान जाने के लिए, उनकी बीवी आपको पता है बहुत साथ बीमार थी और आखिरी स्टेज पर थी, फिर भी उनको छोड़कर वो क्या नाम है अपनी बेटी के साथ कोई ऐसा बंदा दिखा दे जो भाग कर गया। मुशर्रफ भाग के गया, आज तक वापस नहीं आया। और भी कई ऐसे लोग हैं जो भाग के वापस नहीं आते। उन्होंने पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए अपनी बीवी को वहाँ छोड़कर बेटी के साथ वापस क्या नाम है पाकिस्तान। और मैंने भी उसी मोहब्बत से, वो जब उन्होंने ये फ़ैसला किया उसी मोहब्बत से मैंने भी यहाँ जापान से अपने इन बच्चों को छोड़ के उसी फ़्लाइट में मैं अबू धाबी पहुँचा। अबू धाबी उनके साथ उसी जहाज़ में मैं गया था। आप उनके साथ गए, उसके बाद वो जेल में चले गए। अब क्या समझते हैं आपकी पार्टी का मुस्तकबिल क्या है? क्या आप समझते हैं कि आपकी पार्टी दोबारा वो रूज हासिल कर सके जिस रूज के साथ आप लोग पहले थे? इंशाल्लाह जी करेगी। आपने देखा होगा इससे पहले भी 99 में मुशर्रफ ने क्या किया था, इससे ज़्यादा जुल्म सितम किए थे। सब कुछ क्या नाम है जलावतनी पे मजबूर कर दिया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से फिर देखें आप, वो तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी आप देखेंगे वो फिर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और ये मामलात आपको पता है कैसे हो रहे हैं और कौन कर रहा है, इसके पीछे तमाम अब आवाम, पंजाब की आवाम या पाकिस्तान पूरी आवाम को पता चल चुका होगा कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। वैसे हमारे मुल्क में जो काम किए हैं आज भी सारे लोग, पंजाब के लोग शहबाज शरीफ को और पूरे पाकिस्तान कराची के लोग मियां नवाज शरीफ को याद कर रहे हैं। अच्छा, सियासत की बात हम यहाँ ख़त्म करते हैं, जो कि सियासी आपकी ज़िंदगी का सफ़र तो हम देखते रहते हैं। मैं आपकी जो अमली ज़िंदगी है मैं चाहूँगा कि वो देखें और हमारे जो नौजवान हैं वो इस चीज़ को जाने कि एक बंदा सियालकोट से उठता है और जापान में आके एक इतना ज़बरदस्त कारोबार जमा लेता है। उस कामयाबी के पीछे क्या रहा था, मुझे ज़रा वो बताइए आज। जी, सबसे पहले तो आपके वालिदैन की दुआएं होती हैं। वालिदैन की आप बात मानें तो हमेशा कामयाब रहेंगे। जो वालिदैन की बातों पे अमल नहीं करता वो नाकाम होता है। मेरी वालिदा ने मुझे ये कहा था, बेटा क्या नाम है, अब अगर तुम चले गए हो तो दिल लगा के मेहनत करना। और मैं वो बंदा था जो पाकिस्तान किसी काम को हाथ नहीं लगाता था। यहाँ आके मैंने 3 साल जॉब की है क्या नाम है, और साथ लैंग्वेज स्कूल में भी जाता रहा हूँ। उसके बाद मैंने 3 साल बाद गाड़ियों का काम शुरू किया और मुझे तमाम अब जापान में पूरी जो गाड़ियों काम करते सबको पता है। यूएस ऑक्शन है यहाँ, बड़ा ऑक्शन, वहाँ पे मैं पहला पाकिस्तानी था जो मेरी कंपनी पहले नंबर पे आई थी। जी नाज़रीन, ये बिल्कुल मेरे बात इल्म में है कि यूएस ऑक्शन में इनकी कंपनी पहले नंबर पर आई, उनको बड़े प्राइज़ दिए गए और मैंने वो विज़िट भी किया था 2 साल पहले। यूएस ऑक्शन है, बड़ा ज़बरदस्त इनका ऑक्शन है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले हम थोड़ा सा उस सीन देखें कि हाफिज़ साहब अपने उस ऑक्शन के अंदर क्या काम करते हैं और किस तरह काम करते हैं। उस काम देखने के बाद हम अपनी बात को यहीं से शुरू करेंगे। आप देखिए कि यूएस ऑक्शन में हाफिज़ शम्स कैसे काम कर रहे हैं।
तो उनके ज़ुबान पे एक ही नाम होता है, हाफिज़ शम्स। और इसका मुज़ाहरा मैंने अभी चंद दिन पहले यहाँ देखा। जापान में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया गया जिसमें हाफिज़ शम्स की जो हाज़िरी थी वो मेहमान के तौर पे थी, मेहमान खसूसी के तौर पे थी, और वहाँ पे बहुत सी एक्टिविटी की गई। आइए पहले चल के वो आपको एक्टिविटी दिखाते हैं, और एक्टिविटी देखने के बाद हम हाफिज़ साहब से यहीं से बात शुरू करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो बाकी बात हम करेंगे फेस्टिवल देखने के बाद। देखते हैं जापान में होने वाला पाकिस्तान के साथ जापान का दोस्ती का फेस्टिवल। देखना है, याद रखना है किसको वोट देना। तू चंगा साडा प्यार है, तू चंगा साडा यार है, चंगा साडा प्यार है, तू चंगा साडा यार है।これが別にこれすごいミスターなんかジャパンじゃなくて楽しくみんなやってるんで、あと一番ねこうやりたい意味がねたくさんドレスとかねみんな見せればいいかなと思ってやってますんで、でちゃんとまあ一応ねこう年連敗のदिल पाकिस्तान या जापान पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान बन जाए मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। पाकिस्तान जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जापान की एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आके आपको ये एहसास नहीं होता कि यह जापान है। ये है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दफ्तर। आप सुन के हैरान तो होंगे, लेकिन हाफिज़ शम्स की यही क्वालिटी है कि उसने जापान में रह के एक ऐसी जगह बना दी जो पाकिस्तान से बाहर भी आपको अपने होने का यकीन दिलाती है। और बहुत सी पाकिस्तान की जो पर्सनैलिटी हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं, यहाँ पे दोस्तों से मुलाकात कर चुकी हैं। हम भी यहाँ मौजूद हैं, मेरे साथ हाफिज़ साहब बैठे हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं और पूछते हैं ये पाकिस्तान में ये जो बाहर आके जापान के अंदर आके उनको ये मुस्लिम लीग होस्ट बनने का ख्याल कैसे आया। हाफिज़ साहब मुझे बताइए कि आपको ये ख्याल कैसे आया कि जापान के अंदर आप एक मुस्लिम लीग हाउस बना दें। ये मैं असल में शुरू से क्यों हमारा ख़ानदान सियालकोट से ख़ानदानी मुस्लिम लीगी हैं, मियाँ साहब से मोहब्बत करते हैं। मेरे वालिद मोहतरम भी शुरू से मियाँ साहब के साथ चलते हैं। तो जब मैं जापान आया तो शुरू दिन से मैंने जब इधर क्या नाम है आए हैं जापान में शुरू से, तो पहले तो हम जॉब कर 3 साल में जॉब करता रहा, पहले भी आपको बताया। उसके बाद और जो ये एक इंसान के अंदर एक ये कीड़ा होता है सियासी, जो आप बंदे को एक दफ़ा मैं स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, नशा होता है क्या नाम है। तो शुरू से शौक़ सा जब किया होता कि मैं जब पाकिस्तान हाउस और मुस्लिम लीग हाउस जापान में बनाऊँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2002 से मैंने 98 में आया था, 2002 से मैंने मुस्लिम लीग हाउस बनाया था। तो उसके बाद इसको अपडेट करता रहा हूँ। तो अब मैंने ये 4 साल पहले इसको अपडेट किया, जो अब मुझे पता है पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह इस जैसा मुस्लिम लीग हाउस कहीं नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यहाँ पे पाकिस्तान की बहुत सी जो सियासी पर्सनैलिटीज़ वो आ चुकी हैं, तो कौन सी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी है जो इस मुस्लिम लीग हाउस जापान में आ चुकी है?
जनाब मोहतरम हमारे सियालकोट के वज़ीर दफ़ा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब आ चुके हैं। जनाब राना अफजल साहब हमारे फ्रांस मिनिस्टर हैं, वो आ चुके हैं। इसके अलावा और कसीर तादाद में आसन इकबाल साहब हैं, दीनी शख्सियात हैं, और दीगर पाकिस्तान की जो शख्सियात हैं वो भी यहाँ तशरीफ़ ला चुकी हैं। और जो भी जापान आता है वो मुझे क्या नाम है, वो चाहे सियालकोट के किसी भी शहर का है, मेरे ख्याल से जापान आने से पहले सबको पता है कि सफारत आने के बाद एक ये दफ्तर है जो पाकिस्तान का, यहाँ जब इसको देखते हैं तो पाकिस्तान का नक्शा पेश ऐसा लगता है ये पाकिस्तान ही है। तो लोग वहाँ आने से पहले मुझे बाकायदा कहते हैं हम आपके दफ्तर में आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जापान आने के बाद अगर आपको अपने घर का एहसास कैसे लेना है तो वो एक ही जगह जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग हाउस है, जो हाफिज़ साहब ने यहाँ बड़ी मेहनत से बनाया। और मैं जानता हूँ कुछ लोगों के नाम इन्होंने नहीं लिखे हैं, कुछ तो वो हैं जो पाकिस्तान की इस सियासी पार्टी के साथ तल्लक है, जिनका मुस्लिम लीग नून से वो तो आते हैं। इसके अलावा गैर सियासी लोग भी आते हैं और वो लोग भी यहाँ पे आते हैं जिनका इनकी पार्टी से तल्लक नहीं है। मैं भी उन पर पर्दा रखूँगा, लेकिन बहुत से लोग जानते हैं कि इस मुस्लिम लीग हाउस में बहुत सी सियासी शख्सियात आती रही हैं। अच्छा, और बात करते हैं, अगर मुस्लिम लीग हाउस में बात करूँ तो यहाँ पे पाकिस्तान से लोग तो आ गए, यहाँ के रहने वालों के लिए जो कि काम करते हैं आपके पाकिस्तानी दोस्त, उनके लिए आपकी क्या एक्टिविटी होती हैं और उनके लिए क्या किस्म का आप मदद करते हैं? कि मैंने सुना है कि जो भी बंदा यहाँ पे आता है वो सबसे पहले हाफिज़ शम्स का नाम लेता है, इसकी क्या वजह है? जी, मैं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग हाउस का रखने का मतलब, पाकिस्तान जब बनाया था वो भी मुस्लिम लीग ने बनाया था, और मुस्लिम लीग हाउस का मतलब ही पाकिस्तान है। और आप पूरे जापान में घूम के आएंगे, किसी तरफ आपको एम्बेसी के अलावा इस तरह के झंडे या इस तरह का पाकिस्तान का झंडा आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। तो जो भी क्या नाम है यहाँ पाकिस्तान से यहाँ आता है या यहाँ किसी को किसी किस्म की परेशानी होती है, पुलिस में, इमिग्रेशन में, हॉस्पिटल में, या दीगर प्रॉब्लम है, ऑक्शन के मसला, ऑक्शन का कार्ड होता है जो 2 गारंटियों के बगैर नहीं बनता, उस मामलात में वो जो कोई भी मेरे से कोई हेल्प मांगता है, या आईडी कार्ड है पास, सबसे पहले जो आईडी कार्ड या पाकिस्तान शनाख्ती कार्ड था उसको हमने यहाँ से शुरू किया था उनको बनाने के लिए, क्यों लोगों को आसानी से आईडी कार्ड नहीं बन सकते, यहाँ से हमने इब्तदा की थी उसके। और दीगर जो भी काम है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी सियासी पार्टी से तल्लक रखता है, कोई भी पार्टी से तल्लक रखता है, मैंने नहीं कभी अपनी पार्टी का हर किसी को मोहब्बत होती है, लेकिन ये जहाँ हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, और कोई भी किसी पार्टी से तल्लक है मेरे से, कोई भी ऐसे काम होते हैं वो किसी पार्टी से उसका तल्लक होता है, वो कहता है मैं उसका काम करता हूँ, और इसके लिए आप जापान से किसी से भी पूछ सकते हैं, वो आपको गवाही देगा। जी हाफिज़ साहब से बात हो रही थी जापान में मुस्लिम लीग हाउस की, लेकिन इससे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे देखने को मिला वो था हाफिज़ साहब की दोस्ती। यकीन करें मैं खुद बड़ा हैरान था कि जिस जगह भी जाकर जिक्र करें हाफिज़ साहब का दोस्त ज़रूर मिलता है। आइए इनसे राज पूछती हैं कि ये दोस्ती का राज क्या है। हाफिज़ साहब बताइए, आप कितने ज़्यादा दोस्त हैं? मुझे तो तादाद भी नहीं इलम, कोई तादाद का बताइए, और ये भी बताइए कि दोस्ती का राज क्या है आपके पास कि हर बंदा आपका दोस्त बन जाता है। जी, जापान में इनके तो दोस्त हैं काफ़ी, पूरे जापान भर में कोई भी सुबह इधर उसको कैन कहते हैं जापानी में, कोई भी ऐसा नहीं जहाँ मेरे दोस्त ना हो, कि मोहब्बत है क्या नाम है उनसे। जो भी किसी मौके पे पूरी यहाँ से आप, अब कराची इतना सफ़र है, वहाँ भी मसलन जापान से आप बाई 2-3 घंटे जाते हैं, वहाँ पे भी अपने दोस्त हैं। पूरे बार जापान भर से जो कोई भी बैठा वहाँ से कोई ऐसा काम करता है, बताता है पाकिस्तान के मतलब, अम्बेसी के मतलब, या दीगर जो काम होते हैं यहाँ बैठ कर उनके, मैं जो कोई भी काम मेरे ज़िम्मे लगाते हैं। दूसरे टोक्यो में रहते हैं हम, तो वह दूसरे दूर से लोग रहते हैं, वहाँ बैठ के वो चाहते हैं काम हो जाए, काम उनके। और दोस्त जो होते हैं वो मेरा ही नाम दे देते हैं, जिसकी वजह से ऐसे दोस्तों में इजाफा होता जाता है कि उनका काम हो जाता है। और मोहब्बत, मैं किसी को ये ना नहीं करता, जो काम मेरे से आसानी से हो जाता है मैं कर लेता हूँ, जिसकी वजह से लोग मोहब्बत और प्यार करते हैं। जी आपने सुना ये दोस्ती का राज बता दिया है कि जब किसी को काम कहा जाए और काम वो कर दिया जाए तो आपके दोस्त बनते जाते हैं। तो मेरे ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा राज है ज़िंदगी का कि आप दोस्त बढ़ाने के लिए किसी के काम आएँ, और काम आना ही ज़िंदगी है। चलो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि माशाल्लाह बहुत से दोस्त हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दोस्त जिसको आप हर वक्त अपने पास रखना चाहें? दोस्त तो बहुत ज़्यादा हैं जो इनको पास, अब देखिए दोस्त से ज़्यादा करीबी तो इतने हज़ारों की तादाद में, लेकिन करीबी तो चंद दोस्त ही होते हैं जो उनसे ज़्यादा मोहब्बत होती है। तो उसमें मैं क्या नाम है, जापान के जो दोस्त हैं उसमें ये हमारे अकील साहब चांद हैं, और काफ़ी दोस्त हैं, मैं किसके एक का नाम नहीं लूँगा, वो मुश्किल नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए मैंने काफ़ी दोस्त हैं जिनके साथ मैं रहता भी हूँ। मेरे ख्याल से हम तो हफ्ता भर मिले ना, क्या नाम है, 10-20 ऐसे दोस्त
दोस्त हैं जो हम हफ्ते बाद ना मिलें तो आपस में दुखी हो जाते हैं सारे, और मिलते रहते हैं हम। जी बिल्कुल, मैंने इसकी गवाही दूंगा कि माशाल्लाह इनकी बड़ी अच्छी एक लाइन है दोस्तों की, लंबी चौड़ी, और मैंने सवाल करके इनको ज़रा मुश्किल में डाल दिया था। किसी दोस्त का नाम लेते तो बहुत लड़ाइयाँ बन जानी थी। मैं इस चीज़ को यहीं रोकता हूँ, मैं उन दोस्तों से मिलवाता हूँ आपको जो इनसे प्यार करते हैं, उनके मतलब क्या राय रखते हैं। तो आइए चल के वो देखते हैं कि हाफिज़ साहब के दोस्त इनके मतलब क्या कहते हैं, उसके बाद हाफिज़ साहब से बात करते हैं। हाफिज़ शम्स साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे दोस्त हैं, और जापान के अंदर हाफिज़ महर शम्स की बहुत अच्छी खिदमत हैं सियासी लिहाज से और समाजी लिहाज से। और हाफिज़ महर शम्स जो हैं, इनकी सबसे अच्छी जो क्वालिटी है वो ये है कि जापान के अंदर जितने पाकिस्तानी भाई हैं सबको इकट्ठा लेके एक प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। और हाफिज़ महर शम्स जो है, कोई भी काम हो जापान के अंदर, हाफिज़ महर शम्स को एक कॉल हम करते हैं तो हाफिज़ महर शम्स पहुंचता है। चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर कोई बीमार हो, हाफिज़ महर शम्स सबसे पहले जाता है उसकी बीमारदारी का पता लेने अपनी टीम के साथ। चाहे वो कोई इमिग्रेशन में पकड़ा हो, कोई परेशान हो, किसी हाल में भी हो, हाफिज़ महर शम्स जाता है और उधर जाके उनकी जो परेशानी होती है वो सुनता है, और जितनी कोशिश होती है वो करता है। और हाफिज़ महर शम्स सारी टीम को साथ लेके चलता है। और मुझे बहुत फ़ख्र है कि हाफिज़ महर शम्स जैसा भाई हमारे जापान के अंदर हम सब भाइयों का एक असासा है। मुझे फ़ख्र है कि हाफिज़ महर शम्स मेरा भी दोस्त है। और जापान के अंदर ये नहीं कि मैं, जापान के अंदर जितने पाकिस्तानी भाई हैं, चाहे आप मेरे से पूछो चाहे किसी पाकिस्तानी भाई से पूछोगे, अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा यही बोलता है कि हाफिज़ महर शम्स बहुत अच्छा बंदा है, और हर बंदे के साथ, हर बंदे की परेशानी के साथ उसका दिल धड़कता है। हाफिज़ शम्स साहब का मेरा और पुराना उनका 20-22 साल से इनका ताल्लुक़ है। मजहबी हिसाब से माशाल्लाह ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कावासाकी ऑक्शन में ये जुमा भी पढ़ाते हैं, इमामत भी करते हैं। और इसके अलावा ये मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, अपनी टीम को साथ शाना बशाना लेकर चलते हैं। और 14 अगस्त के मुकाबले में जब प्रोग्राम होता है उसमें भी ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, ये प्रोग्राम करते हैं। और पाकिस्तान से जब भी कोई प्रोग्राम आता है, यानी कि कोई भी मेहमान आए, हमारे मुस्लिम लीग हाउस नून हाउस में आते हैं, सब आके अपना हाज़िरी देते हैं। इसके अलावा हाफिज़ साहब के बहुत ही यहाँ पर खिदमात हैं, हम इनका शुक्रगुज़ार करते हैं, तहे दिलों से शुक्रिया अदा करते हैं। हाफिज़ साहब कारोबारी लोगों के लिए, जो नए लोग आते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पिंग है, काफ़ी उनको बिज़नेस में सपोर्ट करते हैं। और जो पाकिस्तान से आते हैं यहाँ पे ऑक्शंस वगैरह के लिए, उनके लिए काफ़ी उनके कार्ड्स वगैरह की हेल्प करते हैं। उनके साथ गाड़ियों में किसी को समझ नहीं अगर आती तो ये हाफिज़ साहब बहुत अच्छे तरह से गाइड भी करते हैं, और बिल्कुल भाइयों की तरह कोऑपरेट करते हैं। जो नया बंदा आता है एयरपोर्ट पे उसको ये रिसीव भी करते हैं और उसको हेल्प भी करते हैं। फिर पाकिस्तान से जो दोस्त आते हैं यहाँ पे बिज़नेस के लिए, हमेशा ऑक्शंस वगैरह लगती हैं, उनमें काफ़ी सारा इनका रोल होता है। ये काफ़ी सारी जापानीज़ लैंग्वेज में हेल्प करते हैं लोगों की, जिन लोगों को जापानीज़ लैंग्वेज नहीं आती उनके लिए उनके साथ जाके टाइम निकाल के अपना कीमती टाइम देते हैं, उसके साथ जाके उसको अच्छे तरीके से उसको गाइड करते हैं। जी हाफिज़ साहब से दोस्ती की बात तो बड़ी कर ली, मैं चाहूँगा उनकी फ़ैमिली के मतलब जानें। मुझे उन्होंने कल भी बताया था, हम बात कर रहे थे कि फ़ैमिली के साथ उनका बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है, और मैं चाहूँगा कि आप भी जाने कि ऐसा मसरूफ़ बंदा जो दोस्तों के लिए बहुत वक्त निकालता है, वो फैमिली के लिए वक्त कैसे निकालता है। अब सब ये बताइए कितना वक्त जो बता रहे हैं आप, काम आते हैं लोगों के, हर वक्त लोगों के साथ लगे रहते हैं, तो फैमिली को कितना टाइम देते हैं आप? जी मैं हमेशा, लोग भी अक्सर कहते हैं कि हाफिज़ शम्स जापान में हो या पाकिस्तान में कब बंदा काम करता है और कब अपनी फैमिली को टाइम देता है, इतनी बड़ी फैमिली है। लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की है शुरू दिन से, मैं जब से अपना बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं अपना 4 या 5 दिन या पहले 4-5 दिन काम करता हूँ, उसके अलावा मैं छुट्टी करता हूँ। अल्लाह ने रिज़्क देना है तो उसका सिस्टम है, बंदा जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा माल उतना जिलता है, लेकिन उसने फ़िक्स किया हुआ है। तो मैं अपने बच्चों को लाजमी टाइम देता हूँ, शुरू से बच्चों को दोस्त बना के रखा हुआ है। 6 बच्चे हैं माशाल्लाह, इसमें मेरी बीवी का भी बहुत ही किरदार है कि वो बच्चों को संभाल लेती है। लेकिन आपको पता है यहाँ पाकिस्तानी बीवी हो वो नहीं संभाल सकती 2 बच्चों को, लेकिन 6 बच्चे माशाल्लाह संभालती है वो। तो उसकी वजह से वो भी मेरे साथ तावन करती है, जिसकी वजह से मैं भी उनको अपने बच्चों को साथ लेके, मैं आज भी अभी मैं गया हुआ था, अभी वापस आया हूँ कहना बच्चों के साथ घूम के। अच्छा, घर के काम में क्या हाथ बटाते हैं आप भी, या बस बैठ के सारे काम हुक्म चलाते रहते हैं?
नहीं, हाथ बटाता हूँ। पहले तो बहुत ज़्यादा हाथ बटाता था, अभी थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी क्योंकि अब बच्चे भी जवान हैं, वो भी हाथ बटा लेते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है संडे वाले दिन मैं साथ मिल के क्या नाम है घर की सफाई कर लूँ, क्या नाम, और शॉपिंग में जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, और घर भी फैमिली बहुत बड़ी है, तो ये हफ्ते में 3 या 4 दफ़ा जो है ना शॉपिंग करने जाना पड़ता है लाजमी। तो खाना बनाने में कुछ आपका हाथ में हुनर है? कोई ऐसा खाना बनाते हैं जो सब खा लेते हो? नहीं नहीं, ये नहीं है बिल्कुल। ये अच्छा, मतलब खाना सिर्फ खाना आपको आता है, बनाते नहीं है? शुरू में आते हुए 3 साल आपने हाथ से बनाई है, रोटी थोड़ी सी बना लेते थे। लेकिन जबकि वाइफ माशाल्लाह पाकिस्तान में भी रही है, वालदा यहाँ मेरी काफ़ी अरसा रहे हैं, तो उन्होंने सिखा दिया, वो पाकिस्तानी सालन भी बन जाता, रोटी भी बन जाती। इसलिए मैंने इस काम में कभी आज तक नहीं कोई चीज़ बनाई है। चलो जी, हाफिज़ साहब खाना बनाना तो नहीं जानते, लेकिन खाते खूब और खिलाते भी खूब हैं। लेकिन खाना खिलाने के लिए और बनाने के लिए ग्रोसरी खरीदनी पड़ती है। वो कैसे खरीदते हैं बच्चों के साथ, ये बड़ा दिलचस्प है। वो ये दिखाते हैं कि बाज़ार में जब बच्चों के साथ जाते हैं और ग्रोसरी खरीदने के लिए, और बच्चे भी इनके साथ शरारतें कर रहे होते हैं, ये बच्चों के साथ शरारती बच्चे बन जाते हैं। कैसे खरीदते हैं पहले वो देखते हैं, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए दिखाते हैं कि हाफिज़ साहब कैसे अपने घर का सामान खरीदने के लिए बाज़ार जाते हैं।
हाफिज साहब की ग्रोसरी, हाफिज साहब के बच्चे, हाफिज साहब का घर, सारा कुछ हमने देख लिया और माशाल्लाह आपको अंदाज़ा हो गया कि मसरूफ़ बंदा रह के अपनी फैमिली को कैसे टाइम देता है और ये कामयाब इंसान की निशानी होती है। मज़ीद बात करते हैं हाफिज साहब से। हाफिज साहब बताएं कि ज़िंदगी में आपका आइडियल क्या है? आइडियल क्या है? कोई ऐसा शख्स जिसको आप देख के मुतासर हुए हों? अच्छा, आइडियल तो सबसे पहले तो हमें अपने सारे मुसलमान हैं अपने प्यारे महबूब, अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद बेशक, मुस्तफ़ा अरबी बेशक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बनाना चाहिए। उसके बाद क्या नाम है, काफ़ी शख्सियात हैं जो क्या नाम है एक दुनिया से और अपने मुल्क से क्या नाम है पाकिस्तान से जो लगाव रखते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर है, मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं और दीगर ऐसी शख्सियात हैं क्या नाम है जो हमारे आइडियल रहे हैं और अपने शहर के हम उनसे उनको मिल तो नहीं सके। लामा इकबाल साहब हैं, वो हमारे आइडियल हैं क्या नाम है। उन्होंने हमारे शहर का हमेशा जो अपने मुल्क से मोहब्बत होती है अपने शहर से भी उसी तरह लगाव होता है। तो आइडियल वो आइडियल है क्या नाम है जो मुल्क के पाकिस्तान के लिए जो कुछ करते हैं वो मेरे आइडियल हैं क्या नाम। जी, बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जो पाकिस्तान के लिए करे वही आपका आइडियल होना चाहिए। अच्छा, ज़िंदगी में सुकून के लिए आपकी नज़र में सबसे अहम चीज़ क्या है? सुकून आपके लिए सबसे अहम चीज़ यही है कि आप सुकून तो आपको हमेशा घर, वो कहते हैं किसी मकान में कोई रहता ना हो तो मकान ही होता है, फैमिली रहती हो तो घर बनता है। तो आप अपने बच्चों और फैमिली के साथ रहें और खुशहाल रहें तो फिर आपको सुकून मिलता है। अब अगर आपकी फ़ैमिली अच्छी है तो आपको सुकून मिलेगा। अगर आपकी फ़ैमिली में गड़बड़ है, आपके घर में मसाइल चल रहे हैं तो आपका सुकून भी ख़त्म हो जाता है। बड़ी अच्छी बात आपने की ये भी कि फैमिली से जुड़ के रहें, बच्चों के साथ जुड़ के रहें, तो यही आपकी हैप्पीनेस का एक राज है। बड़ी ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं, इसी बात को लेकर आगे चलते हैं। अगर आपको पाकिस्तान और जापान, दो मुल्क ऐसे हैं जिसमें आपकी तकरीबन सारी ज़िंदगी गुजर गई, आधी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजर गई, आधी आपकी जापान में गुजर गई। अगर आपको मौका दिया जाए जापान और पाकिस्तान के अलावा कोई ऐसा कंट्री जहाँ पर रहना चाहें तो कौन सा मुल्क होगा जिसे आप पसंद करेंगे? देखिए जी, अभी मैं अक्सर के नाम है मेरे कज़न अमेरिका रहते हैं और वो बार बार पीछे उनकी शादी हुई है, वहाँ भी बुलाते हैं। लेकिन जब कि हम जापान आए हुए हैं, जापान जैसा मुल्क पूरी दुनिया में नहीं है। जिस तरह ये रिस्पेक्ट करते हैं, ये 1945 से पहले डिफरेंट कौम थी लेकिन जंग के बाद इन्होंने अपने आप को बदला और ऐसी कौम है पूरी वर्ल्ड में, हमारे मुसलमान मुल्क में भी ऐसी रिस्पेक्ट आपको पाकिस्तानी कोई नहीं देगा और अपने प्यार मोहब्बत से कोई नहीं देगा। तो मेरी कोशिश यही है यहाँ तो जापान रहूँ या पाकिस्तान, और ये आखिरी कोशिश ये है कि पाकिस्तान अपने मुल्क में सेटल हो, इसके अलावा किसी मुल्क में सेटल होने का कोई नहीं है। जी, बड़ा अच्छा इनका जवाब था और मैं आपको थोड़ी वजाहत कर दूं यहाँ पे नाज़रीन कि जापान का पाकिस्तान के साथ बड़ा खसूसी प्यार है। उसकी वजह ये है कि जब 1945 में जंग दोयम में यहाँ पे दो शहरों के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिराए अमेरिका ने, तो उस वक़्त एक पाकिस्तानी ही कौम थी जिन्होंने यहाँ पे आके फ्लाई काम किए, वरना पूरी दुनिया में ताबकारी असरात से बचने के लिए डरते हुए लोग नहीं आए बल्कि जापानी वहाँ जाने से डरते थे। एक पाकिस्तानी लोग ऐसे थे, पाकिस्तानी कौम ऐसी थी जिसने उन इलाकों में जाके काम किया। उस दिन से लेके आज तक यहाँ पे जापान के जो लोग हैं पाकिस्तान से प्यार करते हैं और पाकिस्तानी से प्यार करते हैं। लेकिन मैं इसमें एक और भी इजाफा कर दूँ कि जापान के लोगों की क्वालिटी हाफिज़ साहब ने बताई वो बहुत ज़बरदस्त है। ये बड़े सच्चे और साफ़गो और बड़े मुखलिस लोग होते हैं और ये सारे असरात हाफिज़ साहब के अंदर आ चुके हैं क्योंकि हाफिज़ साहब की ज़िंदगी बहुत सारी यहाँ गुजरी। तो अब ये पाकिस्तान से ज़्यादा जापानी नज़र आते हैं, जो कानून की पासदारी करता है, जो सच बोलता है, जो अपनों के साथ प्यार करता है और कभी किसी किस्म का धोखा नहीं देता। ये सरफराज वाला धोखा नहीं है, ये वाकई जापानी और पाकिस्तानी वाला धोखा है। ये किसी भी सूरत में धोखा नहीं देते। तो इसी चीज़ को अगर मैं ऑक्शन की बात करूँ जो कि ये गाड़ियों का कारोबार करती है, तो वहाँ बड़ी दिलचस्प सी बात होती है कि ऑक्शन के अंदर गाड़ी अगर आप बगैर नुक्स के ले जाएँ और नुक्स निकले तो फ़ाइन होता है आपको। अब सब ये बताइए कि ऑक्शन जब करते हैं तो वहाँ पर कितना सच बोलना पड़ता है आपको? पहले तो आपकी जो बात अभी जो चाह रही थी उसमें मैं बात करना चाहता हूँ कि ये पिछले अभी 2011 में यहाँ सुनामी आया था, ज़लज़ला आया था, तो इनका एक इलाका पूरा तबाह हो गया था। उस वक्त पूरी कौमें जिस दीगर मुल्क के लोग सारे तकरीबन भाग गए थे। पाकिस्तानी कौम वाहिद कौम थी जो वहाँ जाके उन्होंने मदद की। उसमें मेरी टीम भी गई थी, हम भी वहाँ जाके हमने वॉलंटियर काम किया 2 दिन। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये पाकिस्तानी जो जापान का जो बादशाह है और दीगर जो के नाम है, पिछले दिनों वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान गया, उसने सबसे पहले वहाँ जाके पाकिस्तानी कम्युनिटी का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया कि सारे मुल्क भागे थे लेकिन पाकिस्तानी ने हमारी मदद की। तो दूसरा क्या नाम है, आप ये जो जापानियों की बातें जो ये हमारे दीन में शामिल है, अल्लाह के नबी की ये सुन्नत है लेकिन हम छोड़ चुके हैं, इन लोगों ने अपनाई हुई है और अल्लाह रब्बुल इनको दुनिया में जो है ना उसका अजर दे रहा है। आखिरत में तो नहीं मिलेगा लेकिन दुनिया में जो मेहनत करते हैं, जो सच बोलते हैं, उसका अजर अल्लाह रब्बुल दे रहा है, उनको कामयाबी दे रहा है। दूसरा ऑक्शन का आपने पूछा था, क्या ऑक्शन?
कि ऑक्शन में ये झूठ नहीं बोलते, ये हाँ गाड़ी जी। सच बता के, नुक्स बता के भी सेल करते ये हैं। देखें जी, ऑक्शन में ज़्यादातर हमारे लोग कुछ ऐसे कर लेते हैं कि नाम लिस्ट वहाँ तो लिखी नहीं होती है, लिस्ट पे कहाँ पे इसका नुक्स है वो लाजमी लिखना होता है। अगर कोई नहीं लिखता, झूठ जापानी अक्सर में अक्सरियत तादाद में जापानी सच लिखते हैं। हमारे लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो, कुछ चंद लोग हैं जो डंडी उसमें मार जाते डंडी हैं। मारते हैं, लेकिन ऑक्शन का असूल है, सिस्टम है, अगर वो डंडी पकड़ी गई है तो उसके बाद वो गाड़ी फिर कैंसिल हो जाती है, वो बंदे को वापस करनी होती है और पैसे उसके बंदे के वापस करने पड़ते हैं। ये इनका ऑक्शन का सिस्टम है। ये देखा आपने कितना सच है कि आप झूठ बोल के चीज़ नहीं बेच सकते। ये एक कौम की बहुत बड़ी एक कामयाबी का राज है। अच्छा, हम बात को ख़त्म करते हैं, जो कि बहुत लंबी बातें हो सकती थी, हमने इसको थोड़ा सा रखना है अपने कंट्रोल में। इंशाल्लाह जब दोबारा आएंगे जापान में तो फिर हाफिज़ साहब से मज़ीद बात करेंगे। बस मैं आखिरी एक दो सवाल करके यहाँ पे इनकी बात को ख़त्म करूँगा। जो कि हमारे कैमरामैन मेरे दोस्त हैं यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ ये में काम कर रहे हैं, तो वो भी थक जाएंगे, तो मैं चाहूँगा कि हम बात को जल्दी ख़त्म करें। अब सर मुझे बताएंगे, आपने माशाल्लाह ज़िंदगी में काफ़ी कामयाबियाँ हासिल की, पैसा भी कमाया, इज़्ज़त भी कमाई, नाम भी कमाया। क्या ज़िंदगी में कोई पछतावा आपको है आज तक, कोई ऐसा कोई काम, कोई ऐसी गलती जो आपको पछताने में मजबूर करती हो? ये देखिए जी, अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना करम किया, पछतावा तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा पछतावा जो मैं अभी सोचता रहता हूँ जो होता है वो ये है कि अपने वालिदैन के साथ हम नहीं रह रहे। मैं इससे बड़ा पछतावा कोई नहीं समझता, क्योंकि हम जापान में अक्सर देखते हैं जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले जाते हैं, या कोई भी रिश्तेदार, तो उस वक्त इतने मजबूर होते हैं परदेसी लोग कि उनका हम देख नहीं सकते कि उनकी हालत कैसी होती है। और मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने साथ वालिदैन, मैंने उनको बुलाया यहाँ पे, वो नहीं रहना चाहते, आए थे वापस चले गए, तो मेरी सबसे बड़ी कोशिश ये है कि मैं उनके साथ रहूँ। यही मेरा पछतावा है कि मैं उनके बगैर रह रहा हूँ। नहीं, बड़ी अच्छी आपकी ख्वाहिश है, अल्लाह ताला इस ख्वाहिश को पूरा करे और आपको पूरी क्या ले मौका दे अपने वालिदैन की खिदमत करने का। तो सबसे आखिरी सवाल आपसे करूँगा कि जो लोग नए आना चाहते हैं जापान के अंदर, नौजवान नस्ल को बहुत शौक़ है, तो उनके लिए एक ऐसा मैसेज जो उनकी रहनुमाई कर दे कि अगर वो आएँ तो क्या करके आएँ या क्या लेके आएँ, अगर उनके पास वो हुनर हो या वो कोई चीज़ हो तो इस जापान में कामयाब हो सकते हैं। इस बारे में थोड़ा मुझे ब्रीफली बताइएगा ताकि नए आने वाले की रहनुमाई हो सके। जी, यहाँ अभी जापान में अभी बहुत कसीर तादाद में इनको गैर मुल्की चाहिए, और जापान ने अपने वीज़े में पहले की निस्बत सख्ती कम कर दी है। और आपको लीगल तरीके से, मैं तो अक्सर कहता रहता हूँ कि लीगल तरीके से अभी बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटी हैं कि आप क्या नाम है, स्टूडेंट वीज़ा बहुत आसान है। अभी स्टूडेंट वीज़े से आप यहाँ आते हैं, पहले वो चेंज नहीं होता था, अब आपका वीज़ा वो 2 साल बाद अगर आप अपनी कंप्लीट करते हैं एजुकेशन, 2 साल बाद आपका वीज़ा चेंज होने के बाद कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं। और जो ग्रेजुएशन है, लोग जो क्या नाम है ग्रेजुएशन, उनके लिए भी डायरेक्ट उनको यहाँ पे जॉब मिल सकती है अब। और लैंग्वेज, जापानीज़ लैंग्वेज वाले हैं, जो जापानीज़ लैंग्वेज का कोर्स होता है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, लाहौर में है जिनके स्कूल खुले हुए हैं, वहाँ आप 6 महीने या 3 महीने होता है, वहाँ लैंग्वेज कोर्स करें, उसके बाद आपको यहाँ एडमिशन मिल जाता है। वो एडमिशन आप 2 साल पढ़ने के बाद, मैं तो बारहा कहता हूँ जो एजेंटों से बाद जब 20-25 लाख ज़ाया करते हैं, वो ज़ाया ना करें, वो एजुकेशन लें। एजुकेशन लेने के साथ वो 10 लाख नहीं लगता मेरे ख्याल से, 10 लाख आप यहाँ आके पढ़ें, 1.5 साल आप 5 घंटे जॉब भी कर सकते हैं, हफ्ते में कुछ घंटे होते हैं मेरे ख्याल से 30 या 40 घंटे होते हैं जिसमें आप जॉब कर सकते हैं। तो आप 1.5 साल या 2 साल सब्र करें, उसके बाद आप किसी भी कंपनी में, जापान की कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं और अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है। जी नाज़रीन, सुना हमारे साथ मौजूद थे हाफिज़ शम्स साहब, जो कि पाकिस्तान की यहाँ नुमाइंदगी करते हैं। मुस्लिम हाउस ही नहीं, पूरे जापान के अंदर किसी शहर चले जाएं, इनका नाम एक गारंटी के तौर पे लिया जाता है और लोग इनकी खिदमात को हमेशा सराहते हैं। हमने आपके सामने इनको पेश किया, इंशाल्लाह आइंदा भी इस तरह की शख्सियत जो मुल्क से बाहर है उनको आपके सामने पेश करते रहेंगे। आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं उसका नाम नीचे हमारे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। मज़ीद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और दोस्तों के साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा इसको, ताकि हम नए से नए लोगों को आपसे मिला सकें। आपका बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपका हमारे साथ टाइम देने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात पाकिस्तान में होगी, जब आप पाकिस्तान आएंगे तो मज़ीद आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी आपका।